आईटी शेयरों ने बिगाड़ा मार्केट का मूड। निफ्टी की लगातार 9 कारोबारी दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। निफ्टी 121 अंक गिरकर 17,707 पर बंद। सेंसेक्स में भी दिखी 520 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक 130 अंकों की तेजी के साथ 42,263 पर हुआ बंद। इंफोसिस के कमजोर नतीजों से आईटी सेक्टर में कोहराम। इंफोसिस 9.5% टूटकर 2 साल के निचले स्तर पर। टीसीएस, विप्रो भी टूटे। एचसीएल और टेक महिंद्रा में भी करीब 3 से 5% तक की गिरावट। भारत में एप्पल का पहला स्टोर खुलने के लिए तैयार। कल मुंबई के बीकेसी में टिम कुक करेंगे उद्घाटन। उनतीस महीने के निचले स्तर पर पहुंची थोक महंगाई दर। मार्च में 1.34% रही WPI। खाने पीने की चीजें, मेटल और टेक्सटाइल समेत कई चीजों के दाम घटने से महंगाई में कमी। और देश में कोरोना के मामलों में हल्की कमी। लगातार तीसरे दिन नए केस में गिरावट दर्ज। 24 घंटे में 9,111 नए मरीज मिले। 27 लोगों की हुई मौत। केरल और दिल्ली में सबसे ज्यादा केस। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर और मैं हूं अनिल राणा। सबसे पहले नजर 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे बाजार की। निफ्टी की 9 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा और ये 17,700 के पास बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 520 अंक गिरकर 59,910 पर बंद हुआ। दूसरी बड़ी खबर महंगाई में मिली राहत की है। थोक महंगाई दर मार्च में घटकर 1.34% पर आ गई है। ये 29 महीने का सबसे निचला स्तर है। पूरी खबर आपको बताएंगे आगे। तीसरी बड़ी खबर है एप्पल के स्टोर से जुड़ी हुई। एप्पल भारत में कल अपना पहला स्टोर खोलने जा रही है। कैसा है ये स्टोर, आपको पूरी खबर हम देंगे। और चौथी बड़ी खबर है कोरोना के मोर्चे पर मिली राहत की, जहां देश में लगातार तीसरे दिन केसेस में गिरावट दर्ज की गई है। आईटी स्टॉक्स में गिरावट के चलते बाजार का आज मूड बिगड़ा रहा। निफ्टी में 9 कारोबारी दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। निफ्टी के 50 में से 17 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। इंफोसिस, टेक महिंद्रा में सबसे ज्यादा गिरावट रही। हालांकि निफ्टी बैंक, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी बरकरार रही। दिन भर बाजार में क्या हलचल रही और कल के लिए क्या ट्रिगर रह सकते हैं, पूरे एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर दिन जो था वो सिर्फ आईटी और आईटी के नाम रहा। आज इन्फोसिस की गैप डाउन के बाद निफ्टी काफी तेजी से गिरा, लेकिन सुबह से ही बैंक निफ्टी बिल्कुल अलग तरीके से कामकाज कर रहा था। अगर आप वैसे देखें तो आईटी न केवल इन्फोसिस कमजोर था, बल्कि उसने टीसीएस, एचसीएल टेक और भी कुछ आईटी कंपनीज को आज कमजोर किया। आज आईटी इंडेक्स भी अपने आप में 4.5% टूट गया और जो इन्फोसिस का शेयर है उसके अंदर तेज गिरावट आई और एक करीब 2 साल के अपने लो पे वापस से पहुंच गया। ये नंबर्स में जो गाइडेंस की प्रॉब्लम आई उसको लेकर ये तेज गिरावट थी। आज 11, 12, 13% तक भी इन्फोसिस ने एक डिप लगा दिया। लेकिन इन्फोसिस के इतर अगर आप कुछ भी देखेंगे मार्केट के अंदर तो आपको काफी कुछ ठीक दिखेगा। आज एडवांस डिक्लाइन रेशो भी बराबर की थी, कांटे की टक्कर थी। 1000 शेयर बढ़कर चल रहे थे तो 1000 ही शेयरों के अंदर करीब गिरावट थी। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग भी हरे निशान में की है। इसका मतलब यह है कि अगर आईटी कमजोर होगा तो बैंकिंग काउंटर्स को कहीं ना कहीं संभाल लेंगे। ये आईटी और बैंक की जो लुका छपी का खेल है ये बाजार के लिए कुल मिला के ठीक है। अगर आज आईटी ने डैमेज किया तो बैंकिंग आ गया। अगर बैंकिंग की तरफ से कभी डैमेज होगा तो आईटी अभी उस रेट पे आ चुका है कि जहां से आईटी भी अपने आप में हेज बन जाएगा। खैर, इस बीच आज कौन कौन से शेयर और थे जो आज चले, या फिर ये इन्फोसिस के अलावा जो मार्केट के अंदर मोमेंटम था वो कहां पे था? वो था एसबीआई के अंदर, वो था एफएमसीजी कंपनीज के अंदर। उसमें से भी नेस्ले इंडिया आज का टॉप गेनर बना। साथ ही पावर से जुड़ी हुई कंपनीज पे थोड़ा ध्यान रखें, स्पेशली आईईएक्स, पावर ग्रिड। ये जो पावर से जुड़ी हुई कंपनीज हैं इसलिए तेजी से हो सकती है क्योंकि पावर की डिमांड स्पीड से बढ़ रही है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है
कि कोयले की या फिर किसी और तरह के रिसोर्सेज की कमी ना हो, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस वाली कंपनी है जैसे आईईएक्स, जो ग्रिड वाली कंपनी है जैसे कि पावर ग्रिड, इन दोनों के अंदर इनका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, इसलिए दोनों काफ़ी अच्छे से चलती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा कोल इंडिया भी कोयले से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है, इसके अंदर भी आज हरा निशान और बाकायदा अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा। ब्रिटानिया भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चलता हुआ दिखा। आज जिसने कमज़ोर किया था आईटी के अलावा वो था एनटीपीसी। आज एनटीपीसी के अंदर करीब 1.5 से 2% की गिरावट थी। आज काफ़ी हद तक अगर पोजिशनली सेक्टोरियल बाइंग देख रहे हैं तो वो आपको एफएमसीजी और सीमेंट के अंदर दिखेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट आज साल का नया हाई बनाया उसने, आईटीसी ने साल का फिर से नया हाई बनाया उसने आज। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज फार्मास्यूटिकल्स में से बैक टू बैक चल रहा है, इसने भी आज साल का नया हाई बनाया। और ऑटो की एक और कंपनी है बजाज ऑटो, हालांकि आज लाल निशान में बंद रही है, लेकिन इसने भी आज नया हाई बनाया है। अब आ जाते हैं साल का लो किसने टेस्ट किया। इन्फोसिस ने साल का लो टेस्ट किया, इन्फोसिस के साथ साथ विप्रो ने साल का लो टेस्ट किया। छोटे मझोले शेयर अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर तो वहां पे कुछ खास बड़ा डैमेज नहीं था, और वैसे भी वो सेक्टर स्पेसिफिक ना होके कंपनी स्पेसिफिक वहां पे काम ज्यादा हो रहा है। जैसे कि आज कुछ हद तक छोटे मझोले बैंक काफी अच्छा चल रहे थे, रेमंड्स के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव आया। इसके अंदर इंडियन बैंक जो सरकारी बैंकों का खेमा है वो काफ़ी स्ट्रांग था। सीयूबी, सेंट्रल यूनियन बैंक, एयू बैंक, ये काफ़ी हद तक स्ट्रांग आते हुए। तारड़ा सॉल्यूशंस के अंदर भी आज हमको ठीक ठाक बाइंग वापस से बनते हुए दिखी है। जो शेयर कमज़ोर थे इस कैटेगरी में वो था 361, यानी कि ब्रोकरेज कंपनी। इसके अलावा सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसी छोटी मिड कैप आईटी कंपनीज के अंदर भी आज हमको प्रेशर बनते हुए दिखा। आज इन्हीं छोटी मझोली कंपनीज के अंदर आप देखेंगे तो आपको सीएसबी बैंक, एबी कैपिटल, एनसीसी, इंडियन बैंक, ये कुछ एक वो शेयर्स थे जिन्होंने साल का नया हाई टेस्ट किया है। और जो वीक काउंटर्स रहे हैं उसमें जो साल का लो जिसने टेस्ट किया मिड कैप कैटेगरी में वो था एम्फेसिस का शेयर, ये करीब 2.25% नीचे जाके बंद हुआ। कुल मिला के आज का लॉस सिर्फ और सिर्फ आईटी और इन्फोसिस तक सीमित था, इसके अलावा नहीं था। अब कल बाजार नए सिरे से मार्केट में उतरेगा। अगर ये आईटी का प्रेशर बना रहता है तो हो सकता है बाजार अपने क्रिटिकल लेवल्स को वापस टेस्ट करने के लिए चला जाए, और अगर आईटी का लॉस कम हो जाए बाजार के अंदर तो फिर से एक जो डिप चाहिए था वो मार्केट को आईटी रिजल्ट से मिल गया। अब फिर से रिकवरी आप देखने को मिल सकती है, क्योंकि एफआईज अभी भी काफी लॉन्ग है मार्केट के अंदर। डायमेंशन कॉर्पोरेट फाइनेंस के सीईओ अजय श्रीवास्तव का कहना है कि बाजार में इस माहौल में पैसा लगाना बेहतर रणनीति नहीं है। निवेशकों को इस समय होटल और एविएशन सेक्टर में निवेश के नए मौके तलाशने की जरूरत है, क्योंकि होटल और एविएशन सेक्टर इस समय बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। बाजार में निवेश से आपको एंग्स्टी मिलेगी, कोई आपका वो नहीं मिलने वाला। देखिए बाजार को आप इसलिए देखिए कि महंगे बाजार में इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। आरबीआई ने इन्फ्लेशन का टारगेट अब गिव अप कर दिया है, जो भी रीजन था उनका गिव अप करने का कर दिया है कि भाई 5.66 इन्फ्लेशन आया तब भी हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि टारगेट उनका 4%, 2 to 4 का बैंड में, उनका 6 में बैंड में है। उस नजरिए देखते हुए अगर करना है इन्वेस्ट तो आप फिक्स इनकम में करिए। ज्यादा इक्विटी में निवेश करना है तो उसको खर्च ही कर डालिए, इससे पहले कि बाजार आपसे पैसा ले जाए अपनी फैमिली पे पैसा खर्च दीजिए। हमारी राय 6 महीने से लगातार यही चल रही है, 8 महीने से, कि इस माहौल में इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत समझ के करें, लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव पे करें, और ये सोचना कि ये मार्केट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देगा बहुत ही मुश्किल है इस माहौल में। नैरेटिव को भूलिए, अपने पे ध्यान रखिए, पोर्टफोलियो पे खर्चा करिए, वही इकोनॉमी को बढ़ाएगा, वही आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। देखिए होटल में हमने कहा 2 साल से कि होटल इंडस्ट्री इंडिया की कंसोलिडेट हो रही है, बहुत बढ़िया रिटर्न दे रही है होटल इंडस्ट्री आपको, और उसमें स्टेबिलिटी भी आई है अर्निंग के अंदर में, और उसके अंदर में अगर निवेश है तो आप कोई भी वीकनेस लेके उसमें आप कर सकते हैं। हमारे हिसाब से अभी थोड़ा सा अब आराम से करिए इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑल्दो हमको लगता है कि होटल इंडस्ट्री अब फिर बिल्कुल रिवाइव हो गई है, बट आई थिंक लास्ट महीने 2 महीने के अंदर में एक सॉफ्टनेस जरूर आ रही है इंडस्ट्री के अंदर में, और वो बड़ी विजिबल होगी अप्रैल टू जून में। जल्दबाजी नहीं है, बट इंडिया के लिए होटल इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है, बिकॉज इसमें कंपटीशन कम होते जा रहा है, कंसोलिडेशन प्ले बढ़ते जा रहा है, और प्लेयर भी 2 ही 3 है। ये भी नहीं कि आप मेरे पास में 10 प्लेयर हैं तो कम्पीट करेंगे, 2 ही 3 प्लेयर हैं, और 2-3 इतने बड़े दिग्गज प्लेयर हैं कि उनसे छोटे का कम्पीट करना बड़ा मुश्किल है। वो नजरिया देखते हुए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, 2 इंडस्ट्री को तो हम जरूर मानेंगे कि चलेगी।
इन्फोसिस में कमजोर नतीजों के बाद आज करीब 10% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट में इन्फोसिस में क्या करें, इसको लेकर हमने बाजार के कई दिग्गजों से बातचीत की। आइए इस बातचीत का एक अहम हिस्सा सुन लेते हैं। कि आईटी इन्वेस्टमेंट हमेशा कहा है कि एक इंडिया के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसको आपको रखना पड़ेगा 4 से 5 साल के पर्सपेक्टिव पे, और आईटी को हमेशा रखिए इन्वेस्टमेंट डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से कि आप उसका 5, 7 साल, 10 साल डिविडेंड खाएंगे। ये मैं इनको बोलूंगा, ये एक बास्केट है, ये शेयर्स हैं, एमएनसी शेयर जैसे नेस्ले वगैरह बास्केट है, जहां पे आप डिविडेंड कमाएंगे, स्टेबिलिटी रहेगी आपको कि गवर्नेंस इशू नहीं आएगा, मार्केट इशू आ सकता है, गवर्नेंस इशू नहीं आएगा आपके साथ में, और करेक्शन पे आप इसको लीजिए, बट पर्सपेक्टिव आपका है कि 5 से 7 साल वाला। If large companies like Infosys, which deals with a majority of Fortune 500 and Fortune 2000 clients, they cannot predict their business or foresee the business for a quarter, then things are changing too fast. And I think that was a similar comment from TCS as well. I think the fact is that companies entered into the January quarter while there was some degree of caution late last calendar year on around impending rising rates and impending recession in US. But things really did turn bad in the first quarter because of the fallout of this financial crisis and or blow up of some of the smaller banks and the CSRP incident, which actually has turned larger banks and financial institutions much more careful and cautious in their approach to business. क्वार्टर के नतीजों पे ज्यादा ध्यान न दिया जाए, यही मैं कहूंगा, क्योंकि ये क्वार्टर के नतीजे ऊपर नीचे होते रहेंगे। हमें ध्यान देना चाहिए कि ओवरऑल जो है ये कैसे स्पेंड होने वाला है, एंड गार्टनर ने पूरे लार्जर पिक्चर को देखा है, और हमारे जो रिसर्च पब्लिश हुए हैं उसमें हम सीबीजी और सीएनजी के ब्लेंडिंग को सरकार काफ़ी अहमियत दे रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि जल्द ही कंप्रेस्ड बायोगैस की कीमत घटकर नेचुरल गैस के बराबर हो जाएगी। If you look at this in terms of biofuels plus CBG, it's huge. In the area of biofuels, we have a target that we had a target of 20% biofuels mixing by 2030. उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस टारगेट को आगे रख के अब 2025 तक और अगले 1 साल में कर लेंगे हम उसको। हमारा 10% का टारगेट था नवंबर 2022 तक बायोफ्यूल्स का, उसको भी हमने 5 महीने पहले कर दिया। अगर आज आप एक्सप्लोर करोगे, पर आप देखिए जो नई फाइंड्स आ रही हैं, जो गैस की हमारी प्रोडक्शन 18% बढ़ रही है हर साल, पिछले साल बढ़ी थी, इस साल भी बढ़ेगी। बट इंडियाज रिक्वायरमेंट्स आर सो ह्यूज दैट वट एवर यू डू अपीयर्स लिटिल, बट सम very good developments are taking place, and CBG, I'm very happy. You can ask, you have so many other things to do, why are you here? CBG is one of our highest priorities, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में भी इसमें लेके बहुत अच्छी उन्होंने प्रोग्रेसिव की है, और आने वाले समय में यू सी दैट नंबर विल सडनली शूट। और अब आज महंगाई के मोर्चे पर आई राहत की खबर की करेंगे। रिटेल महंगाई में कमी आने के बाद अब होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी कमी दर्ज की गई है। मार्च महीने में थोक महंगाई दर यानी कि WPI घटकर 1.34% पर आ गई है। 29 महीने में WPI का ये सबसे निचला स्तर है। इससे पहले फरवरी 2023 में थोक महंगाई की दर 3.85% रही थी। गेहूं, दलहन और फ्यूल सस्ता होने से होलसेल महंगाई में गिरावट देखने को मिली है। ये लगातार 10वां महीना है जब होलसेल महंगाई गिरी है। पिछले सोमवार को आए आंकड़ों में मार्च महीने में रिटेल महंगाई घटकर 5.66% पर आ गई। खाने पीने के सामान के दामों में गिरावट आने से रिटेल महंगाई घटी थी। सोने चांदी में आज फिर से तेजी देखी जा रही है। क्या है इस तेजी की वजह, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विश्वमोहन। बताएं, आखिर सोने चांदी में तेजी की वजह क्या है? देखिए, दुनिया के कई सारे ऐसे सेंट्रल बैंक्स हैं जो अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना उन्होंने एक पॉज कर दिया। तो उम्मीद है कि मई के बाद यूएस फेड की तरफ से भी इस तरह का फैसला हो और धीरे धीरे वो पिवट पॉइंट की तरफ जाएं, और यही वजह से कि सोने चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। और जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, IMF ने ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान घटा दिया था, तो इन चिंताओं के
बीच में एक सेफ हेवन बाइंग आ रही है और उसका सीधा फायदा यहाँ पर मिल रही है। रिस्की एसेट्स में अभी भी लोग पैसा लगाने से बच रहे हैं। इक्विटी मार्केट पर दबाव दिख रहा है और वो एसेट रीबैलेंसिंग के तौर पर सोने चांदी की तरफ आ रही है। और इस बार की खरीदारी सेफ हेवन के तौर पर आमतौर पर डॉलर की खरीदारी होती थी, लेकिन एक ट्रेंड चला हुआ डी डॉलराइजेशन का, तो वो नैरेटिव भी काम कर रहा है बुलियन मार्केट में और डिमांड यहाँ पर गोल्ड सिल्वर की ज़्यादा है। तो एक मोमेंटम पूरा तेजी का ट्रेंड बना हुआ है और पूरा फायदा गोल्ड सिल्वर उठा रहा है। MCX पर अगर आज की बात करें तो आज शुरुआत हालांकि सुस्ती के साथ हुई थी और शुक्रवार के शाम के सत्र में दबाव भी दिखा था, लेकिन अब वापस से खरीदारी धीरे धीरे लौट रही है और अच्छी खासी तेजी अब सोने चांदी में MCX पर भी दिख रही है और इंटरनेशनल मार्केट में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, शुक्रिया विश्वमोहन इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। इंसॉल्वेंसी के दौरान लेंडर्स ने फ्यूचर इंटरप्राइजेस पर 15,000 करोड़ का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक लेंडर्स अगले महीने कंपनी के लिए बोली बुला सकते हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, बैंकों के लिए एक अहम खबर है क्योंकि करीब 15,000 करोड़ रुपए का जो क्लेम है वो फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड में लेंडर्स ने डाला है। अब ये अहम इसलिए है कि जो सारे लेंडर्स हैं उनका ये बकाया अभी भी कंपनी से बचा हुआ है जो कि बैड डेट हो गया है, लेकिन अब इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया यहां पर फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड की शुरू हो गई है। इससे पहले एक और ग्रुप की फर्म है फ्यूचर रिटेल, वहां पर जो दिवालिया की कार्रवाई है वो ऑलरेडी चल रही है। यहां पे अगर हम लेंडर्स की बात करें तो जो हाईएस्ट क्लेम है वो सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का फंसा हुआ है। ये सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है, एक NBFC कंपनी है और इसने करीब 3,300 करोड़ रुपए का क्लेम ठोका है जो फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड है उस पर। इसके अलावा पेरेंट लेंडर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी करीब 1,213 करोड़ रुपए का क्लेम किया है फ्यूचर इंटरप्राइजेस पे। अगर हम बाकी क्रेडिटर्स की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का करीब 2,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,908 करोड़ और इसी तरीके से बैंक ऑफ इंडिया ने 1,304 करोड़ रुपए का क्लेम फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड में किया है। कंपनी की इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की अगर बात करें तो ये फरवरी के महीने में NCLT ने इसको एडमिट कर दिया था और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अगले महीने से मंगाए जा सकते हैं। एप्पल भारत में कल अपना पहला स्टोर खोलने वाली है। कंपनी ने मुंबई के BKC में स्थित स्टोर को आज मीडिया के प्रीव्यू के लिए खोला। इस स्टोर में क्या खास है बता रही है हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पाटिल। वैसे तो एप्पल की प्रेजेंस पिछले 25 साल से इंडिया में उनके थर्ड पार्टी या प्रीमियम रीसेलर्स जैसे मेपल, आईवीनस इनके थ्रू हो रही थी, बट कल जाकर उनका सबसे पहला एप्पल रिटेल स्टोर इंडिया में ओपन अप होने जा रहा है, यही मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव BKC मॉल में। अब इस स्टोर की बात करें तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो ग्राउंड फ्लोर पे आपको काफ़ी सारी एप्पल प्रोडक्ट्स की रेंज देखने को मिलेगी, जिसमें एप्पल आईफोन, मैकिंटॉश प्रोडक्ट्स, मैकबुक प्रोज ये सारे इंक्लूडेड है। एप्पल वॉच भी इस पूरे एक्सेसरी वॉल पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, बट ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो एप्पल प्रीमियम प्रोडक्ट्स है। आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स इस स्टोर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब ऊपरी फ्लोर की बात करें तो वहाँ पर आपको एक एंटरटेनमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एप्पल TV प्लस, एप्पल म्यूज़िक, उनके होम पॉड मिनी जो कैसे ऑपरेट किए जाते हैं ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गेमिंग एंथुजियास्ट हैं तो आपके लिए गेमिंग आर्केड स्टेशन वहाँ पर दिया जा रहा है, जहाँ पर आप जाकर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं गेमिंग आर्केड को। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि टिम कुक आ सकते हैं मुंबई और दिल्ली के एप्पल रिटेल स्टोर को लॉन्च करने के लिए, और ये भी कहा जा रहा है कि वो गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर से डिस्कशन करेंगे इन अगले कुछ दिनों में एप्पल की प्रोडक्शन और कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर। और दिल्ली के कथित शराब घोटाले में CM केजरीवाल से पूछताछ के बाद बीजेपी आक्रामक मूड में है। बीजेपी दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर गई है। इसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए।
अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरते हुए बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। दिल्ली का भ्रष्टाचारी बनना चाहता है सदाचारी। जब कोर्ट और एजेंसी करती है कार्रवाई तो ये बन जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं अत्याचार अत्याचार, और यही इनका बन चुका है शिष्टाचार। आज सवाल ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल अगर कोई छिपाने वाली बात नहीं है तो क्यों आप सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं देते शराब घोटाले पर। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली ने प्रदर्शन करके अलग अलग माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, पोस्टर जारी करके केवल कुछ सवाल शराब घोटाले को लेकर पूछे हैं कि कैसे आपने 2.5% से 12% कमीशन बढ़ाई, किस प्रकार से ब्लैकलिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने दिया, कैसे शो कॉज नोटिस जारी हुआ, ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को पर कार्रवाई नहीं हुई, किस प्रकार से करोड़ों रुपए की राहत और एक प्रकार से मुनाफा शराब माफिया को कमवाया गया। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आज बेंगलुरु के कांग्रेस ऑफिस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की मौजूदगी में उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। शेट्टार ने कहा कि वरिष्ठ नेता होने के नाते जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं चौंक गया। किसी ने मुझसे बात तक नहीं की, किसी ने मुझे इसका आश्वासन भी नहीं दिया कि आगे मुझे क्या पद मिलेगा। वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि शेट्टार के आने के बाद कांग्रेस राज्य में 150 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन बीजेपी जगदीश शेट्टार पर निशाना साध रही है। पार्टी ने बहुत कुछ दिया। एक व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया है असेंबली हारने के बाद भी, और दूसरे को डिप्टी मतलब सीएम तक बनाया, चीफ मिनिस्टर तक बनाया, और उसके बाद पार्टी छोड़ के जाना ये उनके लिए चिंता का विषय है। कार्यकर्ताओं को भी स्थान मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को भी टिकट मिलना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदैव कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती है। यह लोग जो छोड़ के गए हैं, ये दोनों लोग अवश्य रूप से पछताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में काम करना यह गौरव की बात होती है। अप्रैल महीने में ही सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक पुरस्कार समारोह के दौरान हीट स्ट्रोक से 11 लोगों की मौत हो गई। भीषण गर्मी के चलते 120 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे महाराष्ट्र की राजनीति का पारा भी चढ़ता जा रहा है। इस पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और दावा किया है कि लोगों की सहूलियत के बजाय राजनीति को तरजीह दी गई। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि कार्यक्रम की योजना ठीक से नहीं बनाई गई थी और आखिर इस घटना की जांच कौन करेगा। वहीं अजित पवार ने कहा कि घटना ये गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी जवाब आया है। पहले तो जो दुर्घटना कल घटी उसके बारे में हमें बहुत दुख है। ये जिन लोगों की कल निधन हुआ है उनके बारे में हम दुख व्यक्त करते हैं। हमने सब पूर्व तैयारी अच्छी तरह से वहाँ पे की थी, लेकिन एक मैं जैसे बोल रहा हूँ 2-3 दिन पहले से एकदम क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, एकदम हीट बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ हुई। करीबन 400-500 लोग को ट्रीटमेंट दिया, कई लोगों को तो वहाँ जगह पे दिया, कई लोगों को प्राइमरी ट्रीटमेंट वहाँ दे के गवर्नमेंट एम्बुलेंस से, गवर्नमेंट व्हीकल से हॉस्पिटल में लेके जा गए। लेकिन उनमें से खाली 8-10 लोगों को ज़्यादा तकलीफ हुआ और उनकी दुर्दैवी निधन हो गया। लेकिन उसके बारे में भी हम दुख व्यक्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो को अनुमति से ज़्यादा पेड़ों की कटाई के मामले में 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर ये जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने मुंबई मेट्रो को आरे के जंगल से 177 पेड़ काटने की इजाज़त दे दी है। मामले पर ज़्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को फटकार लगाते हुए 10 लाख का फाइन लगाया है और यह बताया है कि उन्होंने कोर्ट को ओवर रीच करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने
अब MMRCL को 177 पेड़ काटने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही IIT बॉम्बे के डायरेक्टर को यह कहा है कि एक टीम बनाएं जिसमें 3 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपे कि एफॉरेस्टेशन हुआ या कितनी आगे की रिपोर्ट देनी है। इसके साथ ही 10 लाख रुपए जुर्माना के साथ जो कि MMRCL को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भरना होगा और साथ में 3000 से अधिक आरे में पेड़ भी लगाने होंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चलती आ रही सुनवाई के बाद आज एक अहम सुनवाई थी जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख का फाइन जरूर लगाया, लेकिन 177 ट्रीज जो है उन्हें काटने की इजाजत MMRCL को मिल चुकी है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ श्वेता वर्मा, ET स्वदेश। और अब बात कोरोना की। देश में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 9111 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 27 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस की बात करें तो यह आंकड़ा 60,000 के पार चला गया है। इससे पहले शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन मामले 10,000 के पार दर्ज किए गए थे। सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले 13 अप्रैल को दर्ज किए गए थे। इस दिन 11,000 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए। वहीं 29 मौतें भी हुई थी। देश में कोरोना के सबसे ज़्यादा केस 5 राज्यों से आ रहे हैं, जिनमें केरल, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र का देश के कुल कोरोना केस में 67% हिस्सा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।